का नाम बदल के उत्तर प्रदेश लीग सेवा आयोग कर देना चाहिए। आंदोलन ही एकमात्र रास्ता बचता है छात्रों का। रोज बच्चे यहाँ आंदोलन करेंगे, पढ़ेगा कब बच्चा? कहा तो तय था कि चरागा हर एक घर के लिए, कहा चिराग में असर नहीं शहर के लिए। कहाँ गया वो चमन जो लहलहाता था कभी आज़ादी से। हमारे देश की नींव जिन आंदोलनों से पड़ी, क्या उसी प्रकार के आंदोलनों के लिए हमारे देश की जनता के दिल में अब कोई भी जगह नहीं बची है? अगर ऐसा है तो क्यों? क्या सरकार की नीतियां अंग्रेजों की उन्हीं नीतियों के जैसी हैं जो आंदोलनों को दबा दिया करती थी? कैसे जनता के दिल में प्रोटेस्ट के लिए अब इज्जत खत्म होती जा रही है जो 10 से 12 साल पहले अच्छी खासी मात्रा में हुआ करती थी। जानेंगे इन सभी चीज़ों के बारे में, जानेंगे आंदोलन के बारे में आज की इस वीडियो में। जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है निखिल अहिरवार। स्वागत है आप सभी का काम की बात की एक और एपिसोड में। वीडियो अभी तक लाइक नहीं करी तो वीडियो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप में से कई सारे लोग वीडियो देख लेते हैं लेकिन चैनल सब्सक्राइब नहीं करते, तो कृपया कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें, इससे मेरा मोटिवेशन बढ़ जाता है। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले तो जान लेते हैं कि आंदोलन का शाब्दिक अर्थ क्या है, मतलब किताबी भाषाओं में आंदोलन को किस तरह से परिभाषित किया गया है। आंदोलन संघर्ष के विकास की एक अवस्था है जहां संघर्ष का स्वरूप आम हो जाता है, मतलब संघर्ष व्यक्तिगत ना रहकर सामाजिक हो जाता है। नहीं आया ना समझ? मैं हूं ना, बता दूंगा। अगर कोई आदमी सड़क पर निकल पड़ता है किसी के विरोध में, किसी सरकार के विरोध में, किसी इंडस्ट्री के विरोध में, तो यह अकेला संघर्ष आंदोलन नहीं कहलाता। लेकिन अगर इसी संघर्ष में बहुत सारे लोग आकर खड़े हो जाते हैं तो यह संघर्ष आंदोलन में तब्दील हो जाता है, बशर्ते इस आंदोलन का उद्देश्य पहले से बनी बनाई व्यवस्थाओं में परिवर्तन लाना हो या फिर उसमें संशोधन करना हो। बट व्हाई वी आर टॉकिंग ऑन दैट टॉपिक? आखिर हम इस टॉपिक पर बात ही क्यों कर रहे हैं? मुझे ऐसा लगता है, शायद आपको भी लगता हो, कि हमारे देश में फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ मीडिया, फ्रीडम ऑफ प्रोटेस्ट, इन सभी चीज़ों के ऊपर तलवार लटक रही है और ये तलवार हमारे गले पर किसी भी समय गिर सकती है। वैसे भी अभी भी हलाल हो ही रहे हैं, बस झटका ही बाकी है। अगर आपको भरोसा नहीं है तो मैं कुछ क्वेश्चन करता हूँ, उसके जवाब अपने मन में दे लीजिए या फिर नीचे कमेंट बॉक्स में उसके जवाब लिख दीजिए। अगर मैं किसान आंदोलन की बात करता हूँ तो आपके मन में सबसे पहले विचार कौन से आते हैं? अगर मैं NRCCA की बात करता हूँ तो आपके मन में सबसे पहले क्या आता है? अगर मैं JNU यूनिवर्सिटी की बात करता हूँ तो आपके मन में सबसे पहले यूनिवर्सिटी आती है या फिर कुछ नारे गूंजने लगते हैं? अगर मैं रेसलर प्रोटेस्ट की बात करता हूँ, स्टूडेंट प्रोटेस्ट की बात करता हूँ, तो आपके मन में सबसे पहले कौन सी फोटो आती है, कौन सी न्यूज़ आती है? मुझे पता है कि मैक्सिमम लोग किसान आंदोलनों को नौटंकी बता रहे हैं। कई सारे लोग CA और NRC का नाम सुनते ही मुसलमानों और तबलीगी जमात के ऊपर कोविड फैलाने के आरोप लगा दिए होंगे और कई लोगों ने तो उनको दोष सिद्ध भी कर दिया होगा। अगर मैं JNU का नाम लेता हूं तो आपके मन में सबसे पहले एक यूनिवर्सिटी की फोटो नहीं आती होगी, आपके मन में कई सारे नारे गूंजने लगते होंगे। अगर मैं रेसलर प्रोटेस्ट की बात करता हूं तो आप में से कई सारे लोग अभी भी ब्रजभूषण को सपोर्ट कर रहे होंगे, जबकि उसे गिल्टी पाया गया और उसको रेसलिंग बॉडी से हटा भी दिया गया। बाद में क्या हुआ? ब्रजभूषण का करीबी दोस्त संजय सिंह रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया का अध्यक्ष बन जाता है। और खिलाड़ियों के साथ क्या हुआ? कई सारे खिलाड़ियों को अपने करियर से हाथ धोना पड़ता है। अगर आप अभी भी ब्रजभूषण को सपोर्ट करते हैं तो आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। अब अगर मैं गलत हूं तो नीचे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए कि निखिल भाई तुम यहाँ पर गलती कर गए, हम थोड़ा तुमसे डिफरेंट सोचते हैं। बीते कुछ समय में एक पैटर्न है जो मैंने बनते हुए देखा है, जो मैं आपको आज एक्सप्लेन करने की कोशिश करना चाहता हूँ। कैसे लोगों के मन से प्रोटेस्ट को हटाया जा रहा है या फिर अपने आप ही हट रहा है। कैसे हमारे देश से प्रोटेस्ट कल्चर लगभग खत्म होने के कगार पर खड़ा हुआ है। इसके कई सारे रीजन हो सकते हैं जो आज की इस वीडियो में एक एक करके हम लोग जानेंगे। रीजन नंबर 1, द बिगेस्ट हार्टब्रेक फ्रॉम आम आदमी पार्टी। जी हाँ, आप लोग सोच रहे होंगे कि इसमें आम आदमी पार्टी का कैसा रोल है, तो मैं बता देना चाहता हूं कि इसमें आम आदमी पार्टी का भी बराबर रोल है। आपको याद होगा कि 2014 के पहले एक आंदोलन चला था पूरे देश भर में। यह आंदोलन मुख्यतः दिल्ली में था, लेकिन इसकी आग पूरे देश भर में फैल चुकी थी। इस आंदोलन का रिजल्ट क्या रहा? गांधी परिवार और कांग्रेस को अपना मुंह छिपाकर सरकार से भागना पड़ा। पूरे देश भर में कांग्रेस की सरकार बदल गई, आई बीजेपी की सरकार और स्टेट में
केजरीवाल ने आम आदमी पार्टी की सरकार बना ली। आम आदमी पार्टी जो अपने आप को काफी सेक्युलर बताती थी, ईमानदार पार्टी बताती थी, आगे चलकर उस पर भी भ्रष्टाचार के कई सारे आरोप लगने लगे। उसके कई सारे मंत्री भ्रष्टाचार के आरोपों में जेल में अभी भी बंद हो चुके हैं। आम आदमी पार्टी भी धर्म को राजनीति से कनेक्ट करने की कोशिश कर रही है। आपने कई सारी वीडियोस देखी होंगी जिसमें केजरीवाल धर्म का नाम लेकर कई सारे भाषण देता है। आपने कई वीडियोस देखी होंगी जिसमें नरेंद्र मोदी के मंदिर जाने के बाद केजरीवाल भी मंदिर में एक मत्था टेक ही आता है। वतन की लो पर जब कुर्बान पतंगा हो, होठों पर गंगा हो, हाथों में तिरंगा हो। कुमार विश्वास जो इस आंदोलन का बहुत बड़ा भाग हुआ करते थे, बहुत बड़ा चेहरा हुआ करते थे, उनका सी काट दिया गया या फिर उनने खुद ही आम आदमी पार्टी से किनारा ले लिया। क्या आपको पता है कि अन्ना हजारे आज कहाँ हैं? एक समय जिस अन्ना हजारे की वैल्यू गांधी जी की फेस वैल्यू के बराबर हो गई थी, आज उसका आता पता भी नहीं है। कई सारे आरोप और प्रत्यारोपों के बाद लोगों के मन से आम आदमी पार्टी के ऊपर भरोसा उठ चुका है और प्रोटेस्ट के ऊपर से भी भरोसा उठ चुका है। लोगों को लगने लगा कि हम गड्ढे से निकलकर खाई में गिरे हैं और खाई से जब निकलेंगे तो फिर से एक गड्ढे में गिर ही जाएंगे। अगर हमें गड्ढे में ही गिरना है तो इतनी मेहनत क्यों करें? अगर एक गधे को छोड़कर किसी दूसरे गधे को चुनना है तो इतनी मेहनत क्यों करें? वो लोग जो अपने घर से निकलकर दिल्ली तक चले जाया करते थे, आज वही लोग घर से बाहर भी नहीं निकलते। रीजन नंबर 2, नेशनलिज्म की आड़ में प्रोटेस्ट को बदनाम करना। ऐसे कई सारे उदाहरण हमने देख रखे हैं कि नेशनलिज्म की आड़ में कई सारे प्रोटेस्टर्स को देशद्रोही बता दिया जाता है, कई सारे प्रोटेस्ट को बदनाम कर दिया जाता है। जानेंगे एक एक करके कि ऐसे कौन कौन से प्रोटेस्ट हैं जिनको बदनाम किया गया हो। प्रोटेस्ट नंबर 1, CNRC प्रोटेस्ट। जब CNRC प्रोटेस्ट शुरू हुआ तो नरेंद्र मोदी और बीजेपी सरकार को लगा कि इस प्रोटेस्ट को खत्म करना बहुत ज्यादा जरूरी है। इन लोगों को बल का प्रयोग करके तो हटाया नहीं जा सकता, अगर किया तो बहुत बड़ा बवाल हो जाएगा, और अगर इनको प्यार दिखाया तो हमारा हिंदू वोट बैंक हमसे छिटक सकता है। तो नरेंद्र मोदी, बीजेपी और बीजेपी IT सेल ने इन सभी के विरोध में प्रोपेगेंडा फैलाने शुरू कर दिए। सोशल मीडिया पे आप ऐसी कई सारी पोस्ट देख पाओगे जो तबलीगी जमात को, मुस्लिम्स को कोविड फैलाने का जिम्मेदार बता रही थी, उनको देशद्रोही बता रही थी, देश के खिलाफ बता रही थी, और इस प्रोटेस्ट को इस तरह से टेढ़ी उंगली करके खत्म कर दिया गया। प्रोटेस्ट नंबर 2, UP MP स्टूडेंट प्रोटेस्ट। यूपी पुलिस भर्ती के बाद जो धांधली हुई उसके विरोध में कई सारे स्टूडेंट सड़कों पर निकल पड़े, लेकिन योगी जी की पुलिस के द्वारा स्टूडेंट्स को भगा भगा कर मारा गया। भगाया ऐसे जा रहा था जैसे ये कोई दुश्मन हो, किसी दूसरे देश से आए हुए आतंकवादी हो। MP में भी पटवारी भर्ती के विरोध में कई सारे स्टूडेंट सड़कों पर निकल पड़े, लेकिन सरकार द्वारा क्या किया गया, इस आंदोलन को दबाने के लिए इन सभी स्टूडेंट्स को डिटेन कर लिया गया, कई सारे स्टूडेंट्स को गिरफ्तार कर लिया गया। जब भी कोई स्टूडेंट सड़कों पर निकलकर प्रोटेस्ट करता है तो सरकार या फिर कई सारे अंकल इन सभी बच्चों को अर्बन नक्सल, टुकड़े टुकड़े गैंग कहकर बदनाम कर देते हैं। प्रोटेस्ट नंबर 3, किसान आंदोलन। रिपोर्ट्स के अनुसार लगभग 750 किसानों की मौत उस किसान आंदोलन में हो गई थी। कई सारे किसान घायल हुए थे, कईयों के ऊपर केस दर्ज हुए थे जो आज भी मुकदमे चल ही रहे हैं। सरकार को उनका संघर्ष देख के झुकना पड़ा था और कई सारे आश्वासन भी देने पड़े थे, लेकिन आश्वासनों की पूर्ति नहीं हो पाई, इसलिए किसानों द्वारा फिर से आंदोलन शुरू कर दिया गया। सरकार द्वारा इस आंदोलन को जगह देने की बजाय उनके रास्तों में कीलें बिछा दी गई, उनके ऊपर ड्रोन से हमले किए गए। किसानों को बदनाम करने के लिए सरकार और IT सेल द्वारा एक भी मौका नहीं छोड़ा गया। किसानों के खालिस्तानियों से संबंध स्थापित कर दिए गए, उनको आतंकवादी बताने की कोशिश भी की गई और इस आंदोलन को बहुत ज़्यादा बदनाम कर दिया गया। प्रोटेस्ट नंबर 4, द फॉरेस्ट प्रोटेस्ट। आपने अगर हासदेव और बक्सवा फॉरेस्ट प्रोटेस्ट के बारे में नहीं सुना है तो आई बटन पर क्लिक करके आप पूरी वीडियो देख सकते हैं। मैंने पूरी डिटेल्ड वीडियो हासदेव प्रोटेस्ट के ऊपर बना रखी है। कॉन्टेक्स्ट के लिए बता देना चाहता हूँ कि बक्सवा मध्य प्रदेश का एक जंगल है जहाँ कई सारे पेड़ों की कटाई का ठेका दे दिया गया है। वहीं हासदेव छत्तीसगढ़ का जंगल है जहाँ कोल माइन बनाने का ठेका दे दिया गया है। अब इन जंगलों को बचाने के लिए, वहाँ के जानवरों को बचाने के लिए वहाँ के आदिवासी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि जंगलों को बचाने का हक, खुली हवा में सांस लेने का हक, प्रोटेस्ट करने का हक हम सभी को स्वतंत्र रूप से प्राप्त है। लेकिन सरकार ने इन आंदोलनों को भी नहीं छोड़ा। सरकार ने आदिवासियों की तुलना नक्सलियों से कर डाली और आंदोलनों को बदनाम कर दिया।
ऐसे कई सारे आंदोलनों इनकी लिस्ट बनाई जाए तो लिस्ट बहुत बड़ी निकल जाएगी। इन सभी आंदोलनों को नेशनलिज्म की आड़ में बदनाम कर दिया गया, बर्बाद कर दिया गया। रीजन नंबर 3, अब जान लेते हैं कि प्रोटेस्ट को बर्बाद करने में, डिफेम करने में मीडिया का कितना रोल है। हमारे देश की दिहाड़ी मीडिया, बिक चुकी मीडिया आंदोलनों को बर्बाद करने में, उन्हें बदनाम करने में एक कसर नहीं छोड़ती। ये इंसान तो आपको डिक्टेटरशिप के फायदे और लोकतंत्र का मजाक बनाते हुए दिख ही जाएगा। हमारे देश में जितने भी नेशनल न्यूज़ चैनल है, क्या आपने उन पर प्राइम टाइम में पटवारी भर्ती स्कैम या फिर यूपी पुलिस स्कैम के बारे में खबर सुनी? उत्तर प्रदेश पुलिस के रिक्रूटमेंट एंड प्रमोशन बोर्ड ने पेपर लीक के मामले की जांच कराने के लिए एक आंतरिक कमेटी का गठन कर दिया है। हाँ, कभी दिखाना पड़ता है, क्योंकि जब इनके आका ने ही मान लिया कि पेपर लीक हुआ था और पेपर को कैंसिल कर दिया गया, तो इन लोग को ये चीज दिखानी तो पड़ेगी। नहीं तो ये लोग दिन और रात क्या करते रहते हैं? हिंदू और मुस्लिम के नाम पर देश में अराजकता ही तो फैलाते हैं, कई सारी हिंसक डिबेट करवाते हैं जो बाद में हिंसा का कारण भी बनती हैं। जब तक तुम दिखाओगे नहीं कि लोग परेशान हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, तब तक लोगों की इस छोटी सी मुहिम को कई सारे लोग कैसे देख पाएंगे, कई सारे लोग कैसे जान पाएंगे। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भी आजकल गजब कर रहे हैं। ये वाला वीडियो तो आपने देखा ही होगा। इसमें ये बंदा बता रहा है कि देखो मोदी जी को डिक्टेटर बोल दिया, जबकि हमारे मोदी जी से तो चंडीगढ़ के एक आम चुनाव में भी धांधली अच्छे से नहीं हो पाई। भैया जी, डिक्टेटर ऐसे नहीं बनते, उसमें समय लगता है। एवरीथिंग टेक्स टाइम। ऐसा नहीं है कि कल तक मैं लोकतांत्रिक था और आज उठकर मैं पूरे देश भर में चिल्लाने लगूं कि मैं हिटलर हूं, मैं हिटलर हूं, मैं हिटलर हूं। कोई भी काम धीरे धीरे होता है, आराम से होता है, ताकि लोगों को कानों कान खबर भी ना चल सके। दूर देश में एक राजा रहता है, वो अपने बेटे को एक कहानी सुनाता है कि बेटे, मैं इस इतने बड़े साम्राज्य पर अपनी किस्मत से नहीं बल्कि अपनी काबिलियत से राज करता हूँ। बेटा भी हाँ में हाँ मिलाता है। बेटा कहता है कि हाँ पापा, मुझे पता है आप गरीबों को कितना कुछ देते हैं, आप गरीबों के घर बनवाते हैं, आप गरीबों को सड़कें देते हैं, आप गरीबों को टॉयलेट्स बना के देते हैं, आप गरीबों को कितना खाना बांटते हैं। राजा उस बच्चे की बात को बीच में ही काट कर बोलता है कि बेटा, आज मैं तुमको कुछ 2 मंत्र दूंगा जिनसे मैं अभी तक इस साम्राज्य पर राज कर रहा हूँ और तुम्हारे भी आगे बहुत काम आएंगे। पहला, लोगों तक कोई भी जरूरी जानकारी पूरी पहुंचने ही मत दो। और दूसरा, हमारे देश के विपक्ष को साइड हटाकर देश के लोगों में एक देश एक विपक्ष की भावना व्याप्त कर दो। अगर तुमने ये काम कर दिए ना, तो देश तुम्हारा होगा। बेटा समझ जाता है और राजा परलोक की ओर गमन कर जाता है। डिक्टेटरशिप की शुरुआत ऐसे ही होती है। पहले मीडिया पर पूरा कंट्रोल कर लो, लोगों तक सही जानकारी पहुंचने ही मत दो। जानकारी के अभाव में लोग घर से बाहर निकलना ही बंद कर देंगे। लोगों को लगेगा कि सब कुछ चंगा सी। कोशिश करो कि सबसे ज्यादा इलेक्शन जीत पाओ, भले ही उसके लिए तुम्हें धांधली क्यों न करनी पड़े। अगर धांधली तुम नहीं कर पा रहे हो तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को चुनने की कानूनन विधि को ही बदल दो और फिर लास्ट में इनडायरेक्ट डिक्टेटरशिप करो और एंजॉय करो। रीजन नंबर 4, प्रोटेस्ट को बर्बाद करने में विपक्ष का योगदान भी बहुत ज्यादा अतुलनीय है। 2013 के बाद ऐसे कौन से मुद्दे हैं जो विपक्ष ने सही तरीके से उठाए हों? हमने किसानों का आंदोलन देखा, हमने स्टूडेंट प्रोटेस्ट देखे, हमने आदिवासियों के आंदोलन देखे, हमने कई सारी महिलाओं के आंदोलन देखे, हमने दलितों के आंदोलन देखे। लेकिन क्या विपक्ष ने कोई आंदोलन किया? ऐसा आंदोलन किया जिससे सरकार हिल गई हो? नहीं किया। विपक्ष को बीजेपी से कुछ सीखना चाहिए कि कैसे बात का बतंगड़ बनाया जाता है, तिल का ताड़ बनाया जाता है। लेकिन इसमें विपक्ष की गलती भी कम है। विपक्ष में जितने भी लोग हैं सब डरे हुए हैं कि अगर उनने आवाज उठाई तो ईडी और सीबीआई के छापे उनके घरों पर पड़ जाएंगे। और विपक्ष को अपने पुराने धांधली वाले दिन याद आ जाते हैं जब उन्होंने देश को अंग्रेजों से भी ज्यादा लूटा था। ना तो अपोजिशन के पास ऐसा कोई लीडर है जो बीजेपी की टॉप लीडरशिप को चुनौती दे पाए, और ना ही इनके पास ऐसा कोई संगठन है जो आरएसएस को चुनौती दे पाए। ये बात तो हो गई कि कैसे डिक्टेटरशिप की वैल्यू बढ़ाकर प्रोटेस्ट की वैल्यू कम की जा रही है। अब बात कर लेते हैं कि आखिर प्रोटेस्ट जरूरी है क्यों। अगर आपको प्रोटेस्ट की वैल्यू लगानी है तो सोचिए कि हमारे देश की आज़ादी में स्वतंत्रता संग्रामों की, आंदोलनों की कितनी बड़ी भूमिका है। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 प्रथम स्वतंत्रता का आंदोलन था। उसके बाद कई सारे छोटे छोटे आंदोलन हुए, कई सारे विद्रोह हुए। उसके बाद गांधी जी आए और गांधी जी ने कई सारे आंदोलन किए। गांधी जी के साथ साथ भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस द्वारा हिंसक आंदोलन किए गए। इन सभी अहिंसक और हिंसक आंदोलनों के चलते हमें आज़ादी मिल पाई। अगर आप अपने आसपास आज समानता देखते हैं, इक्वेलिटी देखते हैं, तो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर और ऐसे ही कई सारे समाज सुधारकों ने ऐसे कई सारे आंदोलन किए जिनसे आज आप खुली हवा में सांस ले पा रहे हैं। तो यही है इंपॉर्टेंस प्रोटेस्ट की।
अगर आगे भी इस देश में कुछ बुरा होता है तो प्रोटेस्ट ही है जिससे हम अपनी आवाज़ सरकार तक पहुंचा सकते हैं, जिससे हमें अपना बचाव करने का मौका मिल सकता है। लोगों का एक होकर सामूहिक तौर पर सड़कों पर निकलना, सामूहिक तौर पर किसी बुरे नियम का विरोध करना हमें आगे चलकर बचा सकता है। अगर देश से बाहर की बात करें तो दुनिया भर में ऐसे कई सारे आंदोलन हुए जो दुनिया को बदलने की क्षमता रखते हैं। नेल्सन मंडेला ने आश्रित लोगों के लिए बहुत बड़े आंदोलन चलाए। अगर हम 1900 की बात करें तो यूएस में जेंडर इक्वेलिटी के लिए कई सारे आंदोलन चले और आज यूएस में कुछ हद तक जेंडर इक्वेलिटी देखी भी जा सकती है। ये सभी प्रोटेस्ट इशारा करते हैं एक बेहतर भविष्य के लिए, ये सभी प्रोटेस्ट इशारा करते हैं अपने हकों के लिए, ये सभी प्रोटेस्ट इशारा करते हैं एक बेहतर दुनिया के लिए, ये सभी प्रोटेस्ट बात करते हैं अपनी बात को दुनिया तक पहुंचाने के लिए। इसलिए प्रोटेस्ट बहुत ज़रूरी हो जाते हैं। एट लास्ट प्रोटेस्टर्स को भी हिंसा नहीं दिखानी चाहिए। गांधी जी के अहिंसा वाले मार्ग पर चलकर आंदोलन जारी रखने चाहिए। अगर आप खुद की ही संपत्ति को जलाओगे तो आपको कैसा लगेगा? बस, ट्रेन, पब्लिक संपत्ति जितनी भी है सब आपकी खुद की संपत्ति, और अपनी संपत्ति को आग लगाना कितना बुरा है। आशा करता हूँ आज की इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने मिला होगा, आपको इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोटेस्ट के बारे में पता चला होगा। अगर आपने हासदेव फॉरेस्ट प्रोटेस्ट के बारे में नहीं सुना, अगर आप जानना चाहते हैं तो आई बटन पर क्लिक करके इसके बारे में आप जान सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।